Good morning 10th class students. How are you beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss some important questions from third chapter of your history book, and the title of the chapter is The Making of a Global World. First question is, write a note to explain the effect of the following. तो नीचे कुछ हमने क्वेश्चन दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं, उसके ऊपर नोट लिखना है. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू एबोलिश द कॉर्न लॉ, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को एबोलिश करने का फैसला लिया. क्यों? इसके क्या इफेक्ट पड़े? ये कॉर्न लॉ था क्या और क्यों इसको एबोलिश करना पड़ा? द कॉर्न लॉज वर द लॉज विच द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इन द 19th century टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट. तो कॉर्न लॉज क्या थे बेटा? ब्रिटिश सरकार ने 19th century में अनाज के इंपोर्ट को रोकने के लिए ये कानून बनाया था, ताकि बाहर से आने वाला जो अनाज है उसको रोक दें और वहाँ के जो पीजेंट्स हैं, वहाँ के जो फार्मर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन मिले. दीज लॉज वर पास्ड अंडर द प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स. तो ये जो कानून थे, ये कानून जो भूमि धारक थे या जो लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे, किसान थे, उनके प्रेशर के कारण लागू करना पड़ा. परंतु इसका अपोज किया किन लोगों ने? जो खेतीबाड़ी नहीं करते थे, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए नहीं थे, मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट. एंड द अर्बन पीपल वर नॉट हैप्पी विद द हाई फूड प्राइसेस. जबकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और अर्बन पीपल थे, वो भोजन की बढ़ती हुई कीमतों से खुश नहीं थे. सो दे फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू एबॉलिश द कॉर्न लॉज. इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इस कानून को, इस तरह के जो कानून है अनाज के ऊपर जो प्रतिबंध लगाने की जो बात है, इसको वापस लें. इन्होंने बातें किया, किसने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को? इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन पीपल. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एबॉलिश दीज लॉज. इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन जो नियमों को एबॉलिश कर दिया जाए, हटा दिया जाए. इट्स डिसीजन हैड द फॉलोइंग इफेक्ट. और सरकार के फैसले के ये प्रभाव पड़े. फूड आइटम्स कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. तो भोजन संबंधी जो भी आइटम थे, भोजन सामग्री संबंधी जो भी चीज़ें थी, वो ब्रिटेन में इंपोर्ट करनी सस्ती हो गई उत्पादन करने की बजाय. जो देश में जो उत्पादन होता था, देश में जो भोजन पैदा करने की जो क्षमता थी, अनाज पैदा करने की क्षमता थी, वो ज़्यादा खर्चीली थी, वो प्रोसेस ज़्यादा महंगी थी, जबकि बाहर से इंपोर्ट करना सस्ता हो गया. नेक्स्ट, द ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज नॉट एबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट्स. तो ब्रिटिश जो एग्रीकल्चर थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, इतनी डेवलप्ड नहीं थी कि बाहर से आने वाले आयात को वो कम्पीट कर सके, उसका कंपटीशन कर सके, उसका मुकाबला कर सके. कंसिक्वेंटली ऑन द रिजल्ट, या परिणाम स्वरूप आप कह सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या रहा? पीजेंट्स स्टॉप्ड कल्टिवेटिंग देयर लैंड. इसलिए जो काश्तकार थे उन्होंने कल्टिवेट करना बंद कर दिया, खेतीबाड़ी करनी बंद कर दी, और हज़ारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं एक तरह से अनएम्प्लॉय हो गई और शहरों की तरफ उन्होंने कूच किया. थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वीमेन बिकेम अनएम्प्लॉयड. दे फ्लक्ड टू द सिटीज़ और माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज़. या तो बड़ी संख्या में शहरों में चले गए या दूसरे देशों में माइग्रेट कर गए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. द कमिंग ऑफ रिंटरपेस्ट टू अफ्रीका. इसके ऊपर नोट लिखना है आपको. द कमिंग ऑफ रिंटरपेस्ट टू अफ्रीका. रिंटरपेस्ट क्या थी बेटा? ये एक तरह की कैटल डिजीज़ थी. आप इसको कैटल प्लेग कह सकते हैं, जिसके कारण अफ्रीका के जो कैटल थे वो बुरी तरह से प्रभावित हुए. बड़ी संख्या में वहाँ के पशु मारे गए, बड़ी संख्या में, लार्ज स्केल के ऊपर. रिंटरपेस्ट वॉज अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग. तो रिंटरपेस्ट क्या थी? तेज़ी से फैलने वाली एक कैटल प्लेग नामक बीमारी थी. विच अराइव्ड इन अफ्रीका इन द 1880s. ये क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे क्वेश्चन जो होंगे. तो कब पहुँचे वहाँ पर? 1880s का जो डिकेड था, दशक था, उसमें ये बीमारी वहाँ पर पहुँच गई. और कैसे पहुँची? इट वाज अ फैटल डिजीज़. काफ़ी घातक बीमारी थी, बड़ी संख्या में पशुओं का सफाया कर दिया.
एंड वाज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल, और जो इन्फेक्टेड कैटल थे, जो पहले संक्रमित जो पशु थे, उनके माध्यम से पहुँचे। और पशु वो कहाँ से पहुँचे? पशु एशिया से पहुँचे। भोजन के तौर पर यहाँ उनको खाने के लिए अफ्रीका में भेजा गया था। इटालियन जो सोल्जर्स इरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे, उनके भोजन के लिए ब्रिटिश एशिया से बहुत सारे जानवर भेजे गए थे। और वो जानवर क्या थे? एक तरह से इन्फेक्टेड थे। किससे? रिंडरपेस्ट से। और जो वो पशु वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अफ्रीका के जो वहाँ के जानवर थे उनको भी इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। It was a fatal disease and was carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading Eritrea in East Africa। तो इटालियन जो सोल्जर्स ईस्ट अफ्रीका में आक्रमण कर रहे थे इरिट्रिया पर, तो उनके भोजन के लिए ब्रिटिश एशिया से बहुत सारे जानवर भेजे गए। और जानवर क्या थे? इन्फेक्टेड थे, और उन्होंने वहाँ के पशुओं को भी इन्फेक्टेड कर दिया, संक्रमित कर दिया। इट इंटर्ड अफ्रीका इन द ईस्ट एंड मूव्ड वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर। तो इसकी जो शुरुआत थी, इसका जो प्रवेश था वो पूर्व से हुआ और जंगल की आग की तरह ये पश्चिम तक चली गई, वेस्ट तक घूम गई, फैल गई। इट रीच्ड अफ्रीकाज एटलांटिक कोस्ट इन 1892 एंड द केप 5 ईयर लेटर। केप क्या था? अफ्रीका का सदर्न मोस्ट जो टिप है वहाँ तक पहुँच गई। 1892 में अटलांटिक कोस्ट पर पहुंची, और उसके बाद बहुत जल्दी 5 साल के अंदर ही अफ्रीका का जो दक्षिणतम जो छोर था वहाँ तक ये बीमारी पहुंच गई। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? आगे पढ़िए आप, क्या इफेक्ट रहे? रिंडरपेस्ट हैड टेरिफाइंग इफेक्ट, बहुत ही इसके भयानक प्रभाव रहे ऑन पीपल्स लाइवलीहुड एंड द लोकल इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका। तो लोगों की जो आजीविका थी और वहाँ की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था थी अफ्रीका की, उस पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़े। क्या हुआ? क्योंकि बेटा अफ्रीका के जो लोग थे वो खेतीबाड़ी कम करते थे और ख़ासकर नौकरी नहीं करते थे, सर्विस नहीं करते थे किसी तरह से। वो अपना एक परंपरागत जीवन जीते थे अपने पशुओं के साथ। इट किल्ड द 90% ऑफ द कैटल, इट मीन्स रिंडरपेस्ट। तो रिंडरपेस्ट की बीमारी के कारण लगभग 90% के आसपास उनके पशु मारे गए। द लॉस ऑफ द कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। तो पशुओं का जो नुकसान था, पशुओं की जो बर्बादी थी, उसने अफ्रीका के जो लोग थे उनकी आजीविका को ख़त्म कर दिया। अब उनके पास आजीविका के कोई साधन नहीं बचे। जबकि यूरोपियन लोग चाहते थे कि किसी प्रकार उनको माइनिंग पर या प्लांटेशन में काम करने के लिए लगाया जाए, और अब ये लोग बाध्य हो गए क्योंकि इनकी आजीविका का और कोई साधन था नहीं। और बाकी 10% जो इनके पशु बच गए थे उनको कंट्रोल कर लिया गया। किसके द्वारा? द रिमेनिंग 10% ऑफ द कैटल रिसोर्सेज वर मोनोपोलाइज्ड। मोनोपोली होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा अधिकार कर लिया जाना। मोनोपोलाइज्ड बाय प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट्स। तो सभी यूरोपियन लोग थे। तो बाकी 10% पशु बच गए थे, उन पर नियंत्रण कर लिया किन्होंने? चाहे उनमें प्लांटर रहे हों, बड़े बड़े प्लांट्स के मालिक, माइन ओनर रहे हों, खदानों के मालिक, ये भी यूरोपियन, एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट या फिर औपनिवेशिक सरकार, सभी यूरोपियन। तो इन्होंने उन 10% पशुओं को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। अब कोई चारा नहीं था उनके पास, अफ्रीका के लोगों के पास। दे यूज दैम टू स्ट्रेंथन देयर पावर एंड टू फोर्स अफ्रीकन्स इनटू लेबर मार्केट। तो उन्होंने इन पशुओं का प्रयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किया, इसके साथ साथ अफ्रीकन लोगों को लेबर मार्केट में धकेलने के लिए किया है, ताकि उनके पास कोई ऑप्शन ना बचे, उनके पास कोई विकल्प ना रहे लेबर करने के अतिरिक्त। नाउ यूरोपियन कॉलोनाइजर्स वर एबल टू कनक्योर एंड सबड्यू अफ्रीका। और अब यूरोपियन जो औपनिवेशिक सरकारें थी, अब वो सक्षम हो गई अफ्रीका को जीतने के लिए और अपने अधीन करने के लिए। सबड्यू होता है अपने अधीन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नोट लिखना आपको, असेंबली लाइन क्या होती है? व्हेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन आर मेड एट डिफरेंट प्लेसेस। जब किसी मशीन के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्थान पर बनाए जाते हैं और उनको एक जगह ला करके उनको असेंबल किया जाता है और एक पट्टे के ऊपर चलती रहती है एक मशीन का पूरा, जो मशीन है जो चीज़ बनानी है
वो एक पट्टे पर रख दी जाती है और प्रत्येक कर्मचारी की अपनी जगह फिक्स होती है और उस बेल्ट के पास वो खड़े रहते हैं और बेल्ट घूमती रहती है। तो उतने ही समय में, जितने समय तक वो बेल्ट उनके सामने रुकती है, उसे अपना पूरा काम करना होता है। When different parts of a machine are made at different places and then are brought at one place to make or assemble one finished product, जब किसी चीज़ के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह पर बने और फिर उनको जोड़ने के लिए एक जगह ले आए और वो एक बेल्ट के ऊपर चलती रहती हैं और आखिर में जब वो फिनिश हो जाती है तो बाहर निकल जाती है। देन दिस सिस्टम इज़ नोन एज असेंबली लाइन। तो इस सिस्टम को असेंबली लाइन कहते हैं। इसमें प्रत्येक श्रमिक का, प्रत्येक जो कर्मचारी है, एम्प्लॉई, उसका है अपना एक स्थान होता है, वहीं खड़ा होना होता है उसको, और वो जो बेल्ट है वो घूमती रहती है और जितने समय उसके पास आएगी उसको उतने समय में अपना जो काम उसको दिया गया है वो कंप्लीट करना होता है। दिस सिस्टम इज़ नोन एज असेंबली लाइन सिस्टम। So students, I hope you will have understood all the question clearly. You should have to study the chapter thoroughly and learn these questions and write them in your notebooks. Respected parents are also requested to help their wards in study and learning work. Okay beta, thank you.